हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम में, ठीक है, विदेशी शासकों का जातीय अहंकार तथा प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, हम लोग जो मुख्यतः क्या पढ़ रहे थे, राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण जो थे, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे विदेशी शासकों का जो जातीय अहंकार जो था और उनकी जो प्रतिक्रियावादी नीति जो थी, इनके वजह से मतलब भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, जब भारत में जब राष्ट्रवाद का उदय होगा, वही आगे चल के, ठीक है, वही आगे चल के आपका क्या होगा ना, सबके लिए आप देखोगे एक चाहे असहयोग आंदोलन होगा, चाहे सबनीयवादी आंदोलन होगा, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो होगा, तो सब में कहीं ना कहीं से राष्ट्रवाद की बहुत प्रमुख भूमिका मानी जाती रही है। ठीक है, जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन होंगे, तो कहीं ना कहीं किसी भी देश में, ठीक है, राष्ट्रवाद का विकास तब तक नहीं होगा, तब तक किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन को नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण थे, उसके वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में क्या हो गया, परिणत हो गया। ठीक है, उनमें से जो प्रमुख कारण जो था, विदेशी शासकों का जातीय अहंकार तथा प्रतिक्रियावादी नीति। अंग्रेज शासकों ने जातीय अहंकार एवं श्रेष्ठता की भावना ने, ठीक है, भारतीयों के अत्यंत आहत किया। अंग्रेजी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने खुलेआम शिक्षित भारतीयों को अपमानित किया तथा कई बार उन पर प्रहार भी किए। ठीक है, मतलब उनके ऊपर चोट भी किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंग्रेज भारतीयों को अनेक अपमानजनक अंग्रेज भारतीयों को अनेक अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते थे। ठीक है, एक अंग्रेज का जीवन कई भारतीयों के जीवन से अधिक मूल्यवान समझा जाता था। मतलब उनका मानना था कि अंग्रेज का जीवन है तो क्या भारतीयों से मतलब क्या ज्यादा मूल्यवान है, ऐसी मतलब उनकी समझ थी। मतलब मानव जीवन का, सबका जीवन का कीमत क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति उस वक्त तो थी नहीं। उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों को नियुक्ति का अधिकार नहीं था। जो बड़े पद थे, उच्च पद थे, उन पे नहीं दिया। यहाँ तक आईसीएस निकालने वाले जो भारतीय भी थे, उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दिया जाता था, उनको न्यायिक सेवा दे दिया जाता था। और न्यायिक सेवा में सजा किसको सुनाएंगे, तो भारतीयों को सजा सुनाएंगे। मतलब एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के पद पे उनको नहीं दिया जा रहा है, और एक एक वैसे पद पे इनको रखा जा रहा है जो कि अपने भारतीय को ही मतलब क्या कर रहे हैं, वो सजा सुना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश पे दूसरा लाभ, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का पद भी नहीं दे रहे हैं, और साथ में डिवाइड एंड रूल भी खेल रहे हैं। अब मान लीजिए एक है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, किसी प्रकार का जुर्म किया और भारतीय है, और उसको वो मतलब जज के पास जाएगा, और उसको पता चलेगा जज भारतीय है, ब्रिटिश ना होगा, तो क्या उम्मीद करेगा, सहानुभूति का उम्मीद रखेगा। लेकिन जज सही फैसला भी सुनाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, और उसको सजा देगा, तो उसके मन में क्या होगा, उसके प्रति नफरत बनेगी। इसे एक भारतीय होकर भी ब्रिटिश कानून तोड़ने के लिए उसको सजा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ब्रिटिश बहुत अच्छे तरीके से क्या करती थी, डिवाइड एंड रूल चलाती थी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो आते थे ना, वो सबको, ठीक है, किसी को भी मतलब कलेक्टर वगैरह इस सब का पद न के बराबर देती, पर बहुत रेयर ही मिला है। ज्यादातर को कोशिश क्या करती थी, न्यायिक सेवा में भेज देती थी। इन सभी कारणों से त्वचा के गोरेपन एवं प्राजातीय श्रेष्ठता के रंग में डूबे अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में मतलब घृणा पैदा हो गई। मतलब उनका मानना था, अभी भी बहुत सारे में मानना है, अभी भी मतलब व्हाइट मतलब जो स्किन टोन के जो लोग हैं, उनको सुपीरियर मानना। अभी हाल फिलहाल में भी एक नेता का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनका स्टेटमेंट निकल कर उन्होंने बोला से, ऑल साउथ इंडियंस लुक्स लाइक अफ्रीकन्स एंड नॉर्थ इंडियन लुक लाइक, सॉरी क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट लुक लाइक्स, ठीक है, चाइनीज। और नॉर्थ के बारे में भी शायद उसने कुछ कहा है। ठीक है, मतलब इस तरह की बातें उसने कही है। तो वहां पर भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कलर को लेकर मतलब सुपीरियर चीजों को देखी जाती थी, व्हाइट ब्लड टोन की और ज्यादा सैम सुपीरियर है पित्रोदा है कंपेयर ना टू सर द। कांग्रेस का। हाँ, सैम पित्रोदा बोला, हालांकि बहुत अच्छा नेता रहा है, मतलब पर उसका अगर इतिहास देखेंगे तो काफी गरिमापूर्ण है कि क्यों क्यों न जाना इस तरह का एक क्यों स्टेटमेंट दिया उसने। आप देखेंगे जातीय अहंकार की बात करेंगे, सबसे घृणित रूप था न्याय में असमानता थी। बहुत तरह पे न्याय में असमानता थी। मतलब अगर कोई भारतीय अगर किसी प्रकार की जुर्म कर रहा है तो उसको सजा दी जाती थी बजाबते से। अगर ब्रिटिश अगर उसी काम को कर रहा है तो उनको सजा देने का दूसरा क्राइटेरिया होता था। भारतीय जज को ब्रिटिश अगर कोई गलती करे तो उनको सजा सुनाने का अधिकार ही नहीं था। इसके लिए रिपन के समय में एक विवाद भी होता है। कौन सा विवाद कहते हैं, जो कि भारतीय जजों के द्वारा ब्रिटिश को सजा सुनाने को लेकर उत्पन्न हुआ था रिपन के समय में। कौन सा विवाद है वो, एल्बर्ट एल्बर्ट इल्बर्ट बिल विवाद है। ठीक है, अंग्रेजों तथा भारतीयों के झगड़े में दोषी होने पर अंग्रेजों को दोष मुक्त करार दिया जाता था, तथा दोषहीन होने पर भी भारतीयों को कठोर दंड और प्रताड़ित किया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था थी। अब आते हैं लॉर्ड लिटन महोदय। लॉर्ड लिटन ने विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियों जैसे इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश की न्यूनतम आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। मतलब 21 वर्ष आयु थी न्यूनतम आयु, और उसको कम करके मतलब कितना कर दिया, कितना कर दिया, 19 साल कर दिया। ठीक है, 76 में।
जब पूरा भारत भयंकर अकाल की चपेट में था, तब भव्य दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था 1877 में। अब पानी की तरह संसाधन और पैसा को बहाया गया था, जो कि पूरे भारत जो था अकाल की चपेट में था। ठीक है। तो पहला दिल्ली दरबार 1877 में होता है, दूसरा होता है 1903 में होता है, और तीसरा जो होता है 1911 में होता है। तीनों दिल्ली दरबार को नोट कीजिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। पहला दिल्ली दरबार लिटन के समय, दूसरा दिल्ली दरबार करजन के समय, और तीसरा दिल्ली दरबार हार्डिक के समय। याद रहेगा गवर्नर का नाम, वायसराय का नाम याद रहेगा। लीटन, रीपन, सॉरी, हार्डी। लीटन करजन, नहीं, लीटन करजन और हार्डिक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आती है। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर का मतलब तो देशीय, क्या होता है वर्नाकुलर का मतलब, क्या होता है देशीय। वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर प्रेस मतलब देसी। जहां पे वर्नाकुलर लग गया, दैट मीन्स क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, देसी होगा। ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1778 में, तथा शस्त्र अधिनियम आता है 1878 में। ठीक है। तो शस्त्र अधिनियम की बात करेंगे तो ध्यान में रखोगे। ठीक है, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी है, शस्त्र अधिनियम भी आता है। तो उस हिसाब से शस्त्र अधिनियम भले ही गलत लगे, लेकिन शस्त्र अधिनियम मिला जुला के ठीक भी था। इसमें क्या था ना, सिर्फ भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। ये शस्त्र अधिनियम जो अभी भी लागू है, अगर अभी भी आप किसी प्रकार का हथियार खरीदने जाओगे, तो पहले तो आपको मिलेगी नहीं, बहुत ही टफ परिसर है। कलेक्टर वगैरह से उस समय भी मतलब हथियार लेने के लिए कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता था। अभी भी हथियार वगैरह लेने के लिए आपको क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सभी भी आपको परमिशन लेना पड़ता है। वो भी चुनाव का समय जब होगा, तो आपको बोलेगा सभी लोग हथियार को जमा करो। ठीक है। अभी जैसे अभी किसी के पास हथियार होगा, ठीक है, लाइसेंसी हथियार है, लाइसेंसी बंदूकधारी है, लेकिन अभी देश में इलेक्शन चल रहा है ना, तो बोला जाएगा उनको अपना हथियार को जमा करने के लिए। ठीक है। तो सर, शस्त्र अधिनियम की बात करें, 1878 में इत्यादि ने देशवासियों के समक्ष सरकार के वास्तविक मंशा उजागर कर दी। अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार था। ठीक है। इसके पश्चात इलबर्ट बिलीवर 1883 सामने, जिसके बारे में हमने थोड़ा देर पहले ही बात कर लिया, लेकिन रुकना चाहिए था क्योंकि पता था यह आने ही वाला था। लॉर्ड रिपन के समय इलबर्ट बिल को लेकर भारत में एक विशेष समस्या खड़ी हो गई। लॉर्ड रिपन इस प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा। तो भारतीय मजिस्ट्रेट जो होते थे, भारतीय न्यायाधीश जो होते थे, वो केवल भारतीयों को ही सजा सुना सकते थे। ठीक है। लेकिन रिपन साहब ने बोला, भाई साहब, न्यायाधीश तो न्यायाधीश होता है, डजेंट मैटर वो भारतीय है कि ब्रिटिश है, उनको सबको सजा सुनाने का अधिकार देना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश को जब ये बात जब पता चली, तो अंग्रेजों में रिपन के ब्रिटेन में आप देखोगे तो रिपन के खिलाफ गंदे गंदे लेख लिखे गए। अंग्रेजी पत्रकारिता ने इनको गाली तक दिया, और बोला गया से मतलब ब्लैक टोन का लोग, ठीक है, ब्लैक ब्लैक टोन मतलब किसे क्या बोलते हैं, काले रंग के लोग जो है सो कि व्हाइट को सजा सुनाएंगे, ये कहाँ से मतलब जायज है, इस प्रकार की चीजें मतलब की गई। ठीक है। रिपन जो था भारत का उद्धारक कहते हैं। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वायसराय की बात करें, रिपन था। रिपन के बारे में कहते हैं, रिपन जब भारत छोड़ के गया था, वास्तविकता में लोग उनके लिए रोए थे। ठीक है। मतलब बहुत बेहतरीन गवर्नर, जितने भी गवर्नर आए ना, उनमें से रिपन का स्थान हमेशा याद रहेगा। मतलब दो तीन गवर्नर को सम्मान के साथ याद किया जाता था। रिपन थे, ये क्या नाम है इनका, विलियम बेंटिक साहब थे, उनको भी सम्मान के साथ। हालांकि विलियम बेंटिक की नीति जो थी यार तो गलत भी थी, लेकिन समाज के सुधार के क्षेत्र में कार्य किया, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को भी बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं। कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन भारत का एकमात्र गवर्नर थे जिनके लिए जय जयकार लगी थी और ताली भी बजा था ऑन द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। तो रिपन को काफी सम्मान के साथ याद किया जाता है। उसने इल्बर्ट बिल को मतलब लागू करने की कोशिश किया, लेकिन इनका खूब विरोध हुआ। ठीक है। इस बात पर संपूर्ण भारत और इंग्लैंड में अंग्रेजों ने संगठित होकर ऐसा तीव्र आंदोलन किया कि इस प्रस्ताव को संशोधित रूपी कानून बन गया। इसमें काले और गोरे को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज रंग के आधार पर भारतीयों से कितनी घृणा करते हैं। इसने भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत पैदा कर दी। उसने संगठित मतलब उनमें संगठित होकर आंदोलन करने की मतलब क्या होती है, प्रेरणा भी जगती है। ब्रिटिश लोग जो थे, दो तीन ब्रिटिश इतिहासकार है, ये नाम है जैसे रुडयार्ड किपलिंग वगैरह, वो लोग तो कहते थे मतलब भारतीय असभ्य है, और उनका सभ्य बनाना हमारा क्या है, काम है। मतलब दे आर अनसिविलाइज्ड, हमको सिविलाइज बनाना क्या है, हमारा कार्य है। ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है, हम उनको क्या बनाए, सभ्य बनाए। मतलब हमें असभ्य समझते थे, बारबैरिक जिनको कहते हैं सो समझते थे। तो इस तरह की भी बातें वो लोग करते थे। ठीक है। और ऐसा नहीं कि मतलब वो इसमें वो गर्व से कहते थे, मतलब वो समझते थे भारत में हम जो रूल जो कर रहे हैं ना, तो मतलब अच्छा के लिए कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म पे मतलब क्या भारतीयों को फायदा हो रहा है।
ठीक है, मतलब अगर हम लोग अगर भारत से अगर चले जाए तो ये लोग मतलब इतने बारबरिक है, आपस में ही लड़ कट के मतलब वो हो जाएंगे। मतलब अगर हम अगर प्रशासन अगर कर रहा है तो हम इनके ऊपर मतलब क्या कर रहे हैं ना, एहसान करना, इस तरह की बातें भी मतलब वो लोग हमेशा जब जब मौका मिलता था तो उनको वेस्टर्न मीडिया में बातें चलती थी तो इन चीज को कहा करते थे। ये सारी चीजें हो जाती है तो आप देखेंगे धीरे धीरे संगठन बनना शुरू होता है। यूनिटी आएगी तो क्या होगा, उसे संगठन का जन्म होगा। और इसी क्रम में आप देखोगे तो क्या होगा, कांग्रेस के गठन से पूर्व कुछ संस्थाएं मतलब बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कांग्रेस के गठन से पूर्व की बात करें, 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी वगैरह बनता है, तो उसके बारे में दिया होगा, थोड़ा देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखें कि भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन नहीं था। ठीक है, ये मानना बिल्कुल गलत होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारत भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन नहीं था, लेकिन हाँ ये कहना बिल्कुल उचित होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था भारत में पहला बार एक ऐसा संगठन बना जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संगठित थी। देश के विभिन्न हिस्सों में इसके देश के विभिन्न हिस्सों में थे इनके प्रांतीय शाखा, बड़े बड़े नेता जुड़े और आगे चल के, ठीक है, आंदोलन को लीड करने का काम जो किया, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। लेकिन ये पहला नहीं थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भी, ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं जो थी कार्यरत थी। हालांकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध भारत में अधिकतर जिन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई उनका नेतृत्व मुख्य रूप से समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग द्वारा किया गया। अब जो भी देखिए, राजनीतिक चेतना का केंद्र क्या था, राजनीतिक चेतना का केंद्र जो था, ठीक है, प्रेसिडेंसी सिटी था। ठीक है, बंगाल राजनीतिक चेतना का केंद्र था। पूर्ण जागरण की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई, बंगाल से ही तो होती है। महाराष्ट्र बॉम्बे था, ठीक है, चेन्नई थोड़ा बहुत, मद्रास समझ लीजिए, वो सब प्रेसिडेंसी था। तो यही से मतलब मुख्यतः ये संस्था वगैरह का गठन जो था इन्हीं शहर से हुआ। ठीक है, या तो बंगाल से हुआ, या तो बॉम्बे से हुआ, या तो मद्रास से हुआ। ठीक है, इन्हीं सब जगह से हुआ। और दूसरी बात, ये संस्था के जो लोग जो स्थापित करने वाले जो लोग थे वो गांव से नहीं आते थे, वो शहरों से थे। दे आर वेल एजुकेटेड, उनमें अच्छी खासी अंग्रेजियत थी। ठीक है, टाई और नी को होल्ड करते थे। ठीक है, ब्रिटिश से उनका संबंध अच्छा था। ब्रिटिश के द्वारा बहुत सारे उपाधि भी उसने धारण कर रखे थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, कांग्रेस के गठन से पूर्व की संस्था या फिर कांग्रेस के गठन होने के शुरुआती जो उनका बिफोर द गांधीयन एज जो था, उसमें आम आदमी का प्रतिनिधित्व तो नहीं था। गांधी जी पहले बार जब 1916 में जब बनारस अधिवेशन में जो गांधी जी स्पीच देते हैं, तो सबसे पहला उनका भाषण यही होता है। वो कहते थे कांग्रेस में बैठे, मतलब इस सभा में आए 10 से 20 लोग जो है, वो अपने आप को पूरे भारत का प्रतिनिधित्व समझते, तो ये अपने आप को अपने दिमाग से ही बात निकाल दे। भारत टाई बेल्ट धारण करने वाले 20 से 25 लोगों का संगठन हो ही नहीं सकता। भारत की आत्मा गांव में बहती है, बसती है। और कांग्रेस तब संगठित होगा जब गांव के मजदूर, गांव के किसान आकर इस संस्था से जुड़ेंगे। तो गांधी जी पहले एक शख्स थे जिन्होंने मतलब क्या किया, उन्होंने संगठन को मतलब मजदूरों से, किसानों से जोड़ने का काम किया। आप देखोगे गांधी जी हमेशा क्या करते थे, कांग्रेस से रिजाइन करते रहते, मतलब आफ्टर बात करेंगे असहयोग के बाद भी रिजाइन किया था, इंडिपेंड सॉरी शिविल शबनिया आंदोलन के बाद भी उन्होंने रिजाइन किया था। तो वैसे परिस्थिति में क्या करते, रचनात्मक कार्य चलाते थे। रचनात्मक कार्य में क्या होता था, गांव में जाते थे, हरिजन उत्थान का कार्य करते थे, सामूहिक रूप से क्या करते थे, झाड़ू मारना शुरू कर देते थे। तो इनसे क्या होता, जुड़ाव होता था। और यही जुड़ाव जो गांधी जी हर आंदोलन से पहले यही जुड़ाव करते थे, और उसके बाद इन्हीं लोग जो थे वो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाते थे। गांधी जी भारत में 1915 में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः असहयोग की शुरुआत कब होती है, 1920 में होती है। तो गांधी जी 5 साल क्या कर रहे थे, तो 5 साल गांधी जी रचनात्मक कार्य कर रहे थे, क्योंकि भारत के बारे में उनको कोई विशेष जानकारी नहीं थी। 1891 92 93 के आसपास तो चले जाते, भारत में कभी रहे नहीं। तो जब तक आप जिस देश में रहोगे नहीं, आप हेलीकॉप्टर से उतर के, मतलब एक शब्द होता है, मतलब फ्लाइंग सूट से उतरना और सडन मतलब किसी को लीडर बना देना, तो वैसा नहीं होता। लीडर जमीन से होना चाहिए, उसको जमीन की वास्तविकता पता होना चाहिए। 5 साल तक गांधी जी भारत भ्रमण करते। इस भारत भ्रमण के दौरान गांधी जी विभिन्न जगहों पे जाते। चंपारण गांधी जी का भारत भ्रमण था। चंपारण जाने का गांधी जी का कोई प्रॉपर उद्देश्य नहीं था। जब राजकुमार शुक्ल से मिले थे तो उन्होंने कहा था, जब भारत भ्रमण के दौरान जब बिहार से गुजरेंगे तो हम चंपारण में आएंगे। और इनके साथ इनकी पत्नी भी भारत भ्रमण कर रही थी। ठीक है, तो विभिन्न जगहों पे गांधी जी ने 5 वर्षों से समझा, देश के मूल आत्मा को समझा। जब उनकी जब पूरा हो गया, जब समझ लिए, तब उन्होंने असहयोग को मतलब लॉन्च किया। ठीक है, लेकिन फिर भी असहयोग क्या हो गया, असफल हो गया। तब उन्होंने कहा से शायद मुझे भारत को समझने में गलती हो गई, शायद हम लोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में हमारी संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन हम लोग संगठित रूप से थे।
तब जाके हमको वहां पे सफलता मिली थी। यहाँ पे हमारी संख्या भले ही अधिक है, लेकिन अभी भी हम लोग जो है इस आंदोलन के लिए तैयार नहीं, अभी हमको और भी समय चाहिए। उन्होंने असहयोग को क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है। फिर कांग्रेस के गठन के पूर्व की जो राजनीतिक संस्थाएं जो थी उनमें हम लोग देखेंगे, तो मेरा कहने का मतलब यही था, मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाएं जो थी, मतलब देश के सभी वर्गों का इसमें क्या था, वो नहीं था, मतलब प्रतिनिधित्व नहीं था देश के सभी वर्गों का। ठीक है। मतलब इन संस्थाओं का स्वरूप क्या था, स्थानीय क्षेत्रीय था, मतलब अखिल भारतीय स्तर पे नहीं था। मैंने पहले भी बोला, कांग्रेस जब बनी अखिल भारतीय स्तर पे बनी। कांग्रेस का प्रांतीय संस्था विभिन्न जगह, जैसे बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति तमिलनाडु में बन गई, मद्रास में बनी, मद्रास ही कहते तमिलनाडु को, क्या बोलते हैं, बंगाल में बन गया, कोलकाता में, कलकत्ता डेट टाइम। तो सब जगह पे इसका प्रांतीय संगठन भी बना, जो कि स्टेट स्तर पे था, फिर इनका अखिल भारतीय स्वरूप था। लेकिन ये सब जो संस्था जो बनी वो लिमिट जगहों पे थी, अखिल भारतीय नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, इसकी व्यापकता कम होगी तो असर भी तो कम दिखेगा। उन्होंने विभिन्न याचिकाओं एवं प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समक्ष निम्न मांगे रखी। ठीक है। तो मतलब ये सारे के सारे संस्था थे, दे बिलीव इन किसमें, याचिका में। ठीक है, याचिका कहने में, ठीक है, अनुनय विनिमय करने में, प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समय मतलब क्या रखते थे, मांग रखते थे। इनकी मांगे क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पे क्या हो, सुधार हो, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा मिले, शिक्षा का प्रसार हो। ठीक है, तीन तरह की मांगे लोग रखते थे। प्रशासनिक सुधार, मतलब आप देखोगे, आपको देखो कभी 1930 तक, ठीक है, 1930 तक, 1929 तक तो कांग्रेस कभी भी मतलब आजादी की मांग ही नहीं करती है। आजादी की मांग आप देखेंगे मुख्यतः असहयोग के बाद ही उठेगा, और 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें स्वराज की बात की जाती है। ठीक है, उससे पहले तो कोई चर्चा ही नहीं था। किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध एट मीन शुरू में, ठीक है, देश में जिन राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ उनका नेतृत्व मुख्यतः मध्यम वर्ग के द्वारा किया जाने लगा। मैंने बोला था किसी भी क्रांति को शुरू करने के लिए भी, क्रांति को सही रूप से संचालित करने मध्यम वर्ग की बहुत भूमिका होती। क्यों बोला था, क्योंकि भाई मध्यम वर्ग, ठीक, में क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, पत्रकार होते हैं, शिक्षक होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमने ये भी बताया था से, आप देखोगे यूरोप में जितने भी क्रांति का मतलब शुरुआत हुआ, प्रसार हुआ, सब में वहां पे मिडिल क्लास लोगों की भूमिका था। हालांकि यूरोप के कॉन्सेप्ट में इसको मिडिल क्लास मध्यम वर्ग नहीं करेगा, बुजुर्गा क्लास कहा जाता है। ठीक है, बुजुर्गा वर्ग कहते हैं वहां पे। तो उनकी भूमिका थी, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लीजिए, चाहे फ्रांस की क्रांति होगा, फिर रशिया की क्रांति होगा, सब में उन्हीं का भूमिका थी। भारत में भी इनकी रही। क्यों, तो इसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, पत्रकार होते हैं, शिक्षक होते हैं। इन राजनीतिक संगठनों को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। इन्हीं सभी के समक्ष नेतृत्व प्रदान कर इन संस्थाओं की मार्गों को परिपूर्णता एवं प्रासंगिकता प्रदान कर दी। अब हमने क्या बोला था से, भाई साहब ये जो राजनीतिक संस्थाएं जो बनेगी कहाँ से आएगी, तो बंगाल से आएगी, महाराष्ट्र से आएगी, उस समय तो महाराष्ट्र था भी नहीं। ठीक है, मद्रास से आएगी मुख्यतः। ये बड़े बड़े शहरों से ही मतलब क्या होता है, इनका उद्गम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे बंगाल की राजनीतिक संस्था है। बंगाल में राजनीतिक आंदोलन को सबसे पहले प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय, इसलिए बंगाल को पुनर्जागरण का सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारत के आधुनिक पुरुष, प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं, राजा राम मोहन के कहते हैं। वे पाश्चात्य विचारों से प्रभावित व्यक्ति थे। वेस्टर्न जो थिंकर की बात करेंगे, पाश्चात्य विचार की बात, उनसे काफी प्रभावित थे। उन्होंने इस शपथ अंग्रेजों का ध्यान भारतीय समस्याओं को आकृष्ट किया। ऐसा माना जाता है कि 1836 के चार्टर एक्ट के अनेक उत्तरदायी धाराएं इन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था। 1836 के 1833, थोड़ा डाउटफुल यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, लेकिन बंगाल में सप्रथम राजनीतिक संगठन बनाने का श्रेय उनके सहयोगों को मिला, जब उन्होंने 1836 में बंग भाषा का प्रकाशन सभा मतलब क्या किया, का गठन किया। तो बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं की बात करेंगे, जो बनना जो शुरू हुआ, उनमें सबसे पहला प्रयास जो था आपका राजा राम मोहन राय का ही मतलब रहा था। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। एक सेकेंड, आप चलेंगे आगे। आप देखोगे जुलाई 1833 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है,
तो आप देखेंगे यहाँ पे किसानों के लिए तो बहुत सारी संगठन अभी तो नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में बनता है। लेकिन किसानों का एक समूह धीरे धीरे जमा हो रहा था जो कि जमींदारों के खिलाफ थे। तो जमींदारों को लग रहा था हमारा हित का क्या होगा, हमारा हित समाप्त हो जाएगा, इसलिए जमींदारों ने अपना एक समिति बनाया, ठीक है, अपना एक सोसाइटी बनाया, अपना एक संगठन बनाया, जिसको क्या बोलते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड, लैंड का मतलब जमीन, होल्डर्स का मतलब क्या, धारण करने वाला। तो जमीन को धारण करने वाला कौन होगा, जमींदार होगा। कब बनी थी लैंड होल्डर सोसाइटी, तो 1838 में आपको क्या बनी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी। ठीक है, हमारी आवाज जा रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा आवाज में, क्योंकि ब्लूटूथ डाउन हो गया, हम स्पीकर पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जा रही है आवाज अच्छे से, ठीक है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, क्या बताएंगे, 1838 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, का गठन किया गया। जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी। ठीक है, तो जमींदारी एसोसिएशन की बात करेंगे, लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करेंगे, जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी। ये भारत की पहली राजनीतिक सभा थी, ठीक है, जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसने इस सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया। ठीक है, मतलब देखेंगे कई तरह, देखिए अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आप कई तरह का मांग अपना सकते हैं। ठीक है, या तो क्या कीजिए, आप डू एंड डाई में बिलीव कीजिए, ठीक है, एक्शन कीजिए, वो भी एक रीजन हो सकता है, या फिर संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग को अपनाइए। ठीक है, 1843 में एक अन्य राजनीतिक सभा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई। ठीक है, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बनाई गई, 1883 में। ठीक, 1843 में। ठीक, आपको ध्यान में रखना, लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करेंगे, ठीक है, कब बनी थी, 1838 में बनी थी, जिनका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को मतलब प्रोत्साहित करना था। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1843 में हुई थी। इनका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना, लोगों में राजनीतिक शिक्षा को मतलब क्या करना, प्रोत्साहित करना। शिक्षा कई तरह का होता है, आप लोग जो पढ़ते हो, जो शिक्षा जो पढ़ते हो, क्या है, शैक्षणिक शिक्षा है, ठीक है, राजनीतिक शिक्षा होता है, सामाजिक शिक्षा होता है, कई तरह की शिक्षा होती है। तो इनका उद्देश्य ये था कि राजनीतिक शिक्षा को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। सोसाइटी ब्रिटिश शासन के प्रभाव से समाज के सभी वर्ग के लोगों को कठिनाई में दुखों पर विचार करके समाधान ढूंढने का मतलब क्या करती थी, प्रयत्न करती थी। समझ रहे हैं, 1851 में जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन की बात करेंगे, कब बनी थी जमींदारी एसोसिएशन, 1838 में। ठीक है, अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे, ये बनी थी 1843 में। ठीक है, ये दोनों का क्या हो गया, विलय हो गया। ठीक है, और दोनों जब विलय जब होती है तो एक नई संस्था का जन्म हुआ, जिसका बोलता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से क्या होता है ना, तो ये मतलब इसने ब्रिटेन की संसद के प्रार्थना पत्र भेजकर अपील की कि उसके कुछ सुझावों को कंपनी के नए चार्टर में सम्मिलित किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो कि जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आपस में विलय के बाद था, इसने क्या किया, इसने मतलब क्या किया, एक मतलब प्रार्थना पत्र भेजा ब्रिटिश सांसद को, और उसमें कुछ चीजें जो सम्मिलित थी, उसको बोला से नई वाली जो चार्टर जो आएगी ना, ठीक है, उसमें इन चीजों को शामिल करना चाहिए। मतलब लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना हो, उच्च वर्ग के नौकरशाह को वेतन में कमी होनी चाहिए। मतलब उच्च वर्ग के जो नौकरशाह जो है, ठीक है, नौकरशाह जिसको बोलते हैं ऑफिसर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट जो हो गए, ठीक है, उनके वेतन में कमी करो। ठीक है, नमक कर, अबकारी कर एवं डाक शुल्क की समाप्ति होनी चाहिए। नमक कर को भी सब करो, अबकारी, ठीक है, सोसाइटी जो शराब पे जो लगता है, शराब पे जो कर लगता है उसको अबकारी कहते हैं। ठीक है, एवं डाक शुल्क को मतलब क्या होनी चाहिए, समाप्ति होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सारे चीजों की मांग करने वाली संस्था कौन थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बिल्कुल ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कौन सी संस्था थी, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे, इस संस्था का नाम था। ठीक है, कब इनका विलय हो गया था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का विलय कब हो गया था, 1851 में हो गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसोसिएशन के इन सुझावों को आंशिक सफलता मिली जब 1853 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में कानून निर्माण की सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद कीजिएगा आप लोग। एसोसिएशन ने जो सुझाव जो दिए थे, जिसमें था लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना होनी चाहिए, इसी को ध्यान में रखने के लिए 1851 में इन्होंने अपनी विचार को प्रस्तुत किया। 1853 में जो नया चार्टर जो आता, उसमें आप देखेंगे, ठीक है, उसमें आप देखेंगे गवर्नर जनरल के विधायी परिषद में, ठीक है, कानून निर्माण में सहायता देने के 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का
अधिकार दिया गया। ठीक है, जो अधिकार किसके पास थे? गवर्नर के पास होंगे। ठीक है, कितने थे इसमें? 6 थे। ठीक है, 1853 वाले में कितने थे? 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। आप चलेंगे जो मेन चीजें जो अब आती है, ठीक है, तो आप देखो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, जो कि आपका जो सेट हमने करवाया था उसमें था। तो 2-3 प्रश्न पूछे जाते, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1866 में हुई। 1886 किसने किया? किसने किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना? तो दादा दादा भाई नौरोजी नौरोजी ने किया। ठीक है, ईस्ट इंडिया क्या बोलते थे? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था लंदन में था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के लोगों की समस्या और मांगों से ब्रिटिश को अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। इसका मांग था जो भारतीयों की जो समस्या जो है वो मतलब ब्रिटिश को अवगत कराएंगे से, देखिए हमको इन चीजों पे बात करनी है। और साथ में जो ब्रिटिश में जो जन समर्थन जो है, इंग्लैंड में जो जन समर्थन भारतीयों के पक्ष में तैयार करना। कालांतर में भारत में विभिन्न भागों में इनकी शाखाएं मतलब खुली। अब चलेंगे 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। ठीक है, तो इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? 1875 1875 में होती है। ठीक है, किसने किया इंडियन लीग की स्थापना? सुशील कुमार बिल्कुल, तो शिशिर कुमार घोष ने क्या इंडियन लीग की स्थापना की। और कब किया? तो 1875 में किया। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को मतलब क्या करना है? तब प्रोत्साहन देना है। ठीक है, तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था, ले लिया। तो इंडियन नेशन जो था, ठीक है, इंडियन लीग जो था उसका स्थान किसने ले लिया? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता ने। इसकी स्थापना 1876 में हुई। ठीक है, तो 1875 में इंडियन लीग था और ठीक 1 साल के बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1876 में होती है। ठीक है, इंडियन लीग जो था उसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। रिपीट कीजिए, किसके द्वारा की गई थी इंडियन लीग की स्थापना? सुशील कुमार घोष शिशिर कुमार घोष की। लेकिन ये इंडियन एसोसिएशन जो बना, इसमें नेता कौन थे? ठीक है, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, कौन दो प्रमुख नेता थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन ये घोष दोनों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्ण एवं जमींदार समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्ण एवं, ठीक है, जमींदार, ठीक है, समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन क्या थी? तो मतलब जमींदार की समर्थक थी, ब्रिटिश की भी समर्थन थी। तो ये दोनों के दोनों विरोधी थे, जमींदार समर्थक नीतियों के भी ये मतलब विरोध थे इंडियन एसोसिएशन वाले। इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके मुख्य उद्देश्य थे, बाद में मिल गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था की बात करेंगे तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बाद में कांग्रेस जब बनती है ना, तो उसमें बहुत सारी संस्थाओं का विलय किया जाता है। कांग्रेस में बहुत सारी संस्था का विलय भी होगा। अब कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारी संस्थाएं चलेगी। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की, सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया, तो कांग्रेस के अंदर ही चल रही थी, अलग नहीं थी। स्वराज पार्टी की बनाकर, वो भी स्वराज पार्टी अलग नहीं। हाँ, हाँ भाई सर, स्वराज पार्टी क्या नहीं समझे? तो स्वराज पार्टी ही बोल रहे थे सर। अच्छा, स्वराज पार्टी भी कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंदर ही थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें, वो भी कांग्रेस के अंदर ही थी, बाहर नहीं थी। उसी तरह देखेंगे पूर्ववर्ती कुछ संस्थाएं जो थी कांग्रेस बनने के बाद क्या था ना, तो बहुत सारी संस्थाएं जो थी कांग्रेस में आके क्या होती है, मिल जाती है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की बात करेंगे तो इनके उद्देश्य क्या थे? तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त जनमत तैयार करना तथा एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम है तो भारतवासियों में एकता की स्थापना करना। ठीक है, इसने 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध किया। ठीक है, जो कि लिटन ने घटाया था ना। कितने कर दिए थे लिटन ने? 18 नहीं 21 से कितने कर दिए थे? 21 से मतलब कम करके कितने कर दिए थे? 19 कर दिए थे। ठीक है, तो इसने मतलब क्या किया? विरोध किया। एसोसिएशन ने इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ परीक्षा कराने और उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयकरण करने की मांग की थी। यही जो था एसोसिएशन की बात करेंगे, ये जो आपका एसोसिएशन है, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। इन्होंने सबसे पहले तो लिटन की जो नीति जो थी,
सिविल सेवा परीक्षा में एज को कम करना, उसका विरोध किया। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु घटाने का विरोध। साथ में एसोसिएशन ने इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ परीक्षा कराने का उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयकरण करने की भी मांग की। ठीक है, साथ में देखेंगे इसने दमनकारी आर्म्स एक्ट, जो कि आर्म्स एक्ट था ना, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध भी प्रचार अभियान किया। मतलब दोनों को दोनों मानते थे भारतीयों के हित के खिलाफ है, क्योंकि आर्म्स रखने का अधिकार केवल ब्रिटिश के पास ही क्यों हो। ठीक है, भारतीय के पास भी होना चाहिए, लेकिन इसके लाइसेंस वाला सिस्टम ला दिया। और साथ में आप देखोगे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया गया, उसके वजह से भी। एसोसिएशन की शाखाएं बंगाल के अनेक स्थानों तथा बंगाल से बाहर भी कई स्थानों पर खोली गई। एसोसिएशन ने निम्न आय वर्ग के लोगों को आकृष्ट करने के लिए सदस्यता शुल्क काफी कम रखा। सदस्यता शुल्क भी इन्होंने क्या किया, कम कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1833 में कलकत्ता में पहला अखिल भारतीय सम्मेलन भी आयोजित किया। कब किया पहला अखिल भारतीय सम्मेलन? ये थोड़ा तारीख गलत लग रहा है मेरे को। स्थापना इसकी होती है 1876 में। ठीक है, 1833 में कहाँ करेगा? आई थिंक ये 1883 होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा तारीख क्या गलत है। ठीक है, तो एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर, ठीक है, 1883 में कलकत्ता में पहला अखिल भारतीय सम्मेलन भी आयोजित किया। इसमें देश के विभिन्न भागों से 100 से अधिक, ठीक है, देख लीजिए तारीख, आई थिंक 83 थी, 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार एसोसिएशन अखिल भारतीय तर्कवादी संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत थी। ठीक है, तो इस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत बोला जाता है। 1886 में कांग्रेस में विलय होने वाली पहली संस्था यही थी। ठीक है, तो इस संस्था का कांग्रेस में विलय कब हो गया था? तो 1886 में स्थापना। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हो गया था? 1886 में। ठीक है, बनी तो थी इंडियन लीग के रूप में 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, लेकिन इंडियन लीग का यह स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ले लिया था 1876 में। ठीक है, और 1886 में अपने स्थापना के 10 साल के बाद, कांग्रेस की स्थापना के ठीक 1 साल के बाद क्या होती है? ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की, ठीक है, कांग्रेस में क्या हो जाता है? इसका विलय हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे मैंने क्या बोला था, जो प्रेसिडेंसी शहर होगा वो राजनीतिक का सेंटर सबसे बड़ा, क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पे केंद्र स्थापित किए, तो वहां पे क्या होगा? राजनीतिक सत्ता ऑलरेडी मतलब वर्चस्व के रूप में रहेगी। ठीक है, तो वहीं से मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार का, ठीक है, संगठन वगैरह का स्थापना होता। तभी हमने बंगाल को पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग बम्बे देखेंगे, बम्बे के बाद हम लोग क्या देखेंगे? मद्रास देखेंगे। ठीक है, तो बम्बई में क्या होती है? राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, तो बम्बई में सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था बम्बे एसोसिएशन की। ठीक है, तो देखिए बम्बई में जो सबसे पहले जो राजनीतिक संस्था जो उसका ना बम्बे एसोसिएशन थी। क्या नाम था उसका? बम्बे एसोसिएशन। ठीक है, बम्बे एसोसिएशन, जिसका गठन 26 अगस्त 1852 को कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर किया गया। इसका मुख्य, ठीक है, कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना था ना 1800, कब बना था? ठीक है, 1851, हाँ 51-52 के आसपास बना था, जो कि मूलतः किसकी बातें रखती थी? जमींदारों की बातें रखती थी ना। ठीक है, तो उसी के आधार पे, ठीक है, बम्बई में किया गया था। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन बनी थी। ठीक है, इसका उद्देश्य भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना तथा विभिन्न बुराइयों को दूर करने हेतु सरकार को मतलब क्या था? ज्ञापन सौंपना था। 1867 में, इंपॉर्टेंट तारीख है, मार्क कीजिए इसको, 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा भी बनाई थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की बात की किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसमें और भी नेता थे पूना सार्वजनिक सभा में, और भी 3-4 नेता और भी थे, लेकिन जो प्रमुख नेता जो थे रानाडे साहब थे, जिनका उद्देश्य सरकार और जनता के मध्य मतलब क्या करना था? सेतु की तरह कार्य करना था। मतलब जनता को अगर कोई अगर बात कहनी है तो इस संस्था के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जा सकता था। ठीक है, तो जनता और कांग्रेस, जनता और मतलब सरकार के बीच में सेतु का काम करती थी महादेव गोविंद रानाडे की पूना सार्वजनिक सभा। 1850 में बॉम्बे, क्या एरिया में है ये सब क्वेश्चन? हाँ, तो सब एडिटोरिया में है। ठीक है, और आपका जो स्पेक्ट्रम वाला जो करवाया था मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें भी है। एडिटोरिया कोई ब्रह्मांड थोड़ी ना जो अपने मन से कुछ छाप देगा, यही सबसे उठाएगा। चलिए, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बनाए गए, जिसका श्रेय किसे था? सैयद बहरुद्दीन तैयब जी, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिरोज शाह मेहता जी कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे।
केती तैलंग जी, इन सब ने 1850 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया। आगे चल के इन सब संस्था से कांग्रेस में विलय हो जाता है, ठीक है। तो 1867 में महादेव गोविंद रानडे की बनी पूना सार्वजनिक सभा, जो कि मतलब महाराष्ट्र बेस्ड थी, ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में होता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, तो 1885 में होती है। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना में श्रेय जाता है फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, एक और भी कोई नेता होगा ना, उनको उनको तीनों को मिला के महाराष्ट्र के तीन मूर्ति कहते हैं, ठीक है। फिरोज शाह है मेहता है, तो केटी सर तैलंग बट है, एक और। तैयब अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं, तैयब हाँ तैयब हाँ जी, हाँ, ठीक है। तीनों को मिला को मतलब क्या कहते हैं, महाराष्ट्र की त्रिमूर्ति के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब मद्रास की भी राजनीतिक संस्था पढ़ाई दे रहा हूँ, अब उसके बाद हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। तीनों प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ठीक है। तो मद्रास से भी राजनीतिक संस्थाएं का जन्म होता है, ठीक है। ये सब कांग्रेस से पहले की संस्था है। कांग्रेस के बनने के बाद सब शांत हो जाएगा, ठीक। कांग्रेस में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा ये संस्था, क्योंकि कांग्रेस के साथ इनके बड़े नेताओं का विलय होता है, तो संस्था भी इनके साथ ही विलय हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, ठीक है। तो कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया, किंतु ये ज्यादा प्रभावी न हो सकी। 1884 में, ठीक है, एम बी रघवाचारी, ठीक है, अब बी सुब्रमण्यम, ठीक है, बी रघवाचारी के नाम ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता भी किया था इन्होंने, ठीक है। तो बी रघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने, ठीक है, मद्रास महाजन सभा का गठन किया, ठीक है। तो मद्रास, ये इंपॉर्टेंट है, मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे, ठीक है। तो गठन में श्रेय किसे जाता है, किसे जाता है मद्रास महाजन सभा में, ठीक है। तो बी रघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, आनंद ठीक है। शर्मा। 1884 में इन सबों ने मिलकर मतलब क्या किया था, तो मद्रास, ठीक है, मद्रास महाजन सभा का मतलब क्या किया था, गठन किया था। खत्म ही है ना, खत्म कर देता हूँ, ठीक है। मजा आ रहा है, यस सर। ठीक है। आप देखें कांग्रेस के पूर्ववर्ती जो अभियान क्या थी, कांग्रेस से पूर्ववर्ती अभियान की बात करेंगे तो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पे अखिल भारतीय कांग्रेस की अभ्युदय से पूर्व इन राजनीतिक संस्थाओं ने अनेक आंदोलन या अभियान किए, जो कि इस प्रकार से हैं। क्या क्या किया इन लोगों ने, तो 1875 में कपास आयात शुल्क आरोपित करने के विरोध में, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने अभियान चलाया। सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण हेतु मतलब इन्होंने कहा कि भाई सरकारी सेवाओं में क्या होना चाहिए, भारतीयों का योगदान होना चाहिए, ठीक है। लॉर्ड रिपन की अफगान नीति के विरोध में, ठीक है, लॉर्ड रिपन की जो अफगान नीति थी उनके विरोध में इन लोगों ने बात किया। शस्त्र अधिनियम जो था 1877 में आया था, उसका विरोध किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में था, जो कि गैर कानूनी था एक तरह से देखें जाएगा, तो मतलब लोगों के अधिकार को खत्म करने की बात थी, उसका विरोध किया। स्वयंसेवक सेना में प्रवेश के अधिकार के समर्थन में, ठीक है, प्लांटेशन लेबर एवं, ठीक है, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के विरोध में, इलवर्ट बिल के समर्थन में इन्होंने बात की, ठीक है। राजनीतिक प्रदर्शनों हेतु अखिल भारतीय कोष की स्थापना के समर्थन में, ब्रिटेन में भारत का समर्थन करने वाले दल के लिए मतों हेतु, ठीक है, मतलब बहुत सारी दल जो थी ब्रिटेन में भारतीय की समर्थन करती थी, ठीक है। मतलब भारतीय सिविल सेवा प्रवेश की न्यूनतम आयु कम करने के समर्थन में इंडियन एसोसिएशन ने इस संबंध में अखिल भारतीय प्रदर्शन किया। इसे भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन में किस पार्टी का मतलब किस संगठन का योगदान था, इंडियन एसोसिएशन, क्या नाम है इसका, इंडियन इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन। आप देखेंगे प्रमुख विचार हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की प्रशासनिक एकता ने सामान्य अधीनता की भावना को जन्म दिया। किसका स्टेटमेंट है ये, जवाहरलाल नेहरू जी नेहरू। के, ठीक है, ध्यान में, नेहरू जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। न्यायालयों में हमारे एक देशवासी देशवासी अंग्रेज के साक्ष्य वजन अनेक हिंदुओं साक्ष्यों से ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब एक भारतीय का वजन बात करेंगे अंग्रेजों की तुलना में कम, अंग्रेजों को ज्यादा होता है। ऐसी परिस्थिति है जो बेईमान एवं लालची अंग्रेजों के हाथों में सत्ता भयंकर उपकरण रख देती है। किसका स्टेटमेंट है, जियो टेवेलियन का स्टेटमेंट है, ठीक है। किसका है, जियो टेवेलियन का स्टेटमेंट। फिर से पढ़ दे रहा हूं, न्यायालयों में हमारे एक भी देशवासी मतलब अंग्रेज, ये खुद ही ब्रिटिश थे, के साक्ष्य का वजन अनेक हिंदुओं के साक्ष्य से ज्यादा होता। मतलब एक अगर मान लीजिए एक तरफ 10 हिंदू है, एक तरफ 10 मतलब बात करेंगे भारतीय है, ठीक है, 10 क्या है, इंडियन है, ठीक है। और एक तरफ मतलब सिंगल एक ब्रिटिश है, ठीक है। एक तरफ अगर बात करेंगे तो केवल एक ही ब्रिटिश है। अब ब्रिटिश ने जो साक्ष्य प्रदान किया, ठीक है, साक्ष्य प्रदान किया, ब्रिटिश ने जो सबूत दिए,
और भारतीय ने 10 भारतीयों ने सबूत दिया, फिर भी इसको एज मिल जाता था, क्योंकि ये क्या है, ब्रिटिश है। जो बेईमान एवं लालची अंग्रेजों के हाथों में सत्ता का भयंकर उपकरण क्या करती है, रख देती है। मतलब न्यायालयों की जो नीति जी थी वो भी मतलब क्या थी, ठीक नहीं थी। अब आज के क्लास में अभी तक जो हमारा 3 क्लासेस हुई है ना मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें हम लोग क्या पढ़ा है, तो भारत एवं उपनिवेशिक शासन के हितों का विरोधाभास भारत में, ठीक है, भारत का प्राशंसिक राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव, प्रेस एवं समाचार पत्र की भूमिका, भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, सुधार आंदोलन का विकासात्मक स्वरूप, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का मतलब अभ्युदय, तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव, अंग्रेज शासकों की प्रतिक्रियावादी नीति एवं जातीय अहंकार। ठीक है, और भी इसमें कुछ होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा वो तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ मतलब कांग्रेस के गठन की पूर्व की राजनीतिक संस्था है उसको याद करवाता हूँ। ठीक है, तो बंग भाषा प्रकाशक सभा का स्थापना 1836 में, लैंड हैंडलर सोसाइटी इसको जमींदारी एसोसिएशन कहते हैं 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे 1843 में। ठीक है, ये 1838 वाला मिल जाएगा आगे चल के। ब्रिटिश इंडियन सॉरी 1838 में मिला था, इसमें मिली 43 और 51 में, ये दोनों मिलता है। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 51 में, क्या इसी का नाम बदल जाता है ना मिलने के बाद, यस। ये दोनों मिलेगा ना तो ये बन जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब था, 1867 होगा। ठीक है, 67 है कि 66 है, अच्छा 66 ही है। ठीक है, देख लीजिएगा, आई थिंक 66 नहीं, ठीक ठीक 66 ठीक है। पूना सैनिक सभा 67 में, 75 में इंडियन लीग, इंडियन नेक्स्ट कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में, मद्रास महाजन सभा पी आनंद चरलो बी रघवाचारी इन सबके द्वारा 84 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तैयब जी मेहता जी तलक जी, ये सब कब थे, तो ध्यान में रखेंगे 85 में। ठीक है, कल के क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उदारवादी चरण को देखेंगे जो कि काफी अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। इसका यूनिट 2 हम लोग कल के क्लास में पढ़ने वाले हैं।